प्रिय विद्यार्थियों, एएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हम स्नातक स्तर के फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व में भी देखा है कि फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य जो है उसके पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को लेकर अपन ने पहले के वीडियो में चर्चा की है। आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर के बारे में। तो आपको जैसा कि विदित है, जीजीटीयू विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर रखे गए, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। तो पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु की चर्चा अपन ने पहले वीडियो में की है। आज सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका शीर्षक है वो है हिंदी कविता, और हिंदी कविता में आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य का समावेश किया गया है। अब आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य से आपको सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से कवियों के बारे में, कौन कौन से काव्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विस्तृत चर्चा हम आज के सेशन में कर रहे हैं। तो देखिए, सेकेंड पेपर के अंदर आपके जो इकाई फर्स्ट है, पहली इकाई में कौन कौन सी बातें शामिल की गई है। तो इकाई फर्स्ट में रखा गया आपके अमीर खुसरो, और जो अमीर खुसरो है इनका व्यक्तित्व और कृतित्व, ये बातें जो हैं वो आपके इस पेपर के अंदर आपसे पूछी जानी है, व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। अमीर खुसरो के नाम से आप सभी परिचित होंगे कि अमीर खुसरो जो है वो हिंदी साहित्य जगत में अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व जो है वो रहे हैं। अब ये डॉक्टर परमानंद पांचाल के द्वारा संपादित जो इनका पूरा काव्य है, जिसमें इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आपको पढ़ना है। थोड़ा सा हम इन शब्दों के बारे में समझेंगे कि हम व्यक्तित्व किसे कहते हैं और कृतित्व किसे कहते हैं। व्यक्तित्व से आशय यहाँ पर अमीर खुसरो के जीवन के संबंध में हमें जानना है, या उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं, उनकी जो क्षमताएं जो हैं, उनका प्रारंभिक जीवन जो है, उनका काव्य की तरफ जो रुझान था, तो ये सारी बातें जो हैं वो व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जानना ही उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। कृतित्व से आशय क्या है, लेखन क्षमता। कृतित्व यानी हिंदी साहित्य जगत में अमीर खुसरो की क्या देन है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनकी लेखन शैली कैसी है, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, और कौन कौन से काव्यों को की रचना उन्होंने की है, ये सारी बातें उनके कृतित्व में आती। कृतित्व यानी लेखन, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातें। थोड़ा सा हम यहाँ अमीर खुसरो का परिचय अगर देखें तो एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको अमीर खुसरो से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो, इनका जो जन्म है वो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में होता है। तो 1253 से 1325 ईस्वी इनका क्या रहा है, जीवन काल रहा है। किसका, अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ होता है, तो पटियाली नामक जगह होती है। पटियाली, ध्यान रखें, पटियाला नहीं है, पटियाली। और पटियाली नामक जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, तो कासगंज, ठीक है, कासगंज। कासगंज जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कासगंज। और कासगंज कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये एक प्रारंभिक जीवन की बात करें अमीर खुसरो की, तो ध्यान रहे अमीर खुसरो का जीवन काल 1253 से 1325 ईस्वी रहा है। पटियाली, कासगंज, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और अमीर खुसरो का जो मूल नाम होता है वो अबुल हसन होता है। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, अबुल हसन था, ठीक है। और इनका साहित्य में जो आप नाम पढ़ते हैं वो क्या होता है, अमीर खुसरो होता है। और इनको जो साहित्य जगत में प्रसिद्धि मिली और उसके कारण इन्हें तोता-ए हिंद की उपाधि भी मिली हुई है। अमीर खुसरो को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है, तोता-ए हिंद की उपाधि से भी इन्हें पुकारा जाता है। तो ध्यान रखें कि तोता-ए हिंद किसका नाम होता है, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो किसके शिष्य होते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखना कि अमीर खुसरो जो होते हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया, है ना, निज़ामुद्दीन औलिया, आपने नाम सुना होगा, एक ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके शिष्य कौन थे, औलिया के शिष्य कौन होते हैं, अमीर खुसरो होते हैं। और अमीर खुसरो जो है, इन्होंने साहित्य जगत में इनकी जो रचनाएं आती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, तो वो पहेलियाँ और मुकरियाँ, पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो पहेलियों
और मुकरियों के कारण जो है मुकरियों, अमीर खुसरो जो है वो हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व रहे हैं। जैसे आप इनके एक पहले सुनेंगे कि एक थाल मोती से भरा, है ना, चारों सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पहली जो है वो किसकी प्रसिद्धि प्राप्त पहली रही है? अमीर खुसरो की रही है। और अमीर खुसरो ने अपने काव्य में हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। ये पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्तित्व थे अमीर खुसरो जिन्होंने अपने काव्य की भाषा में हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया। और अपनी काव्य भाषा को अमीर खुसरो ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? हिंदवी नाम दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अपनी भाषा को हिंदवी नाम देने वाला व्यक्तित्व जो पहला कोई व्यक्तित्व था तो कौन होता है? अमीर खुसरो होता है। और अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं रही है, जो इनकी ख्याति का आधार रही है, वो कौन कौन सी होती है? तो खालिक बारी, खालिक बारी नाम की रचना है जो अमीर खुसरो की है। एक होती है हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया। ये हालात ए कन्हैया जो इनकी रचना है ये भक्ति काव्य होता है ना, कन्हैया। और ये कैसा काव्य है? तो ये भक्ति परक काव्य होता है इनका। और एक इनकी जो रचना आती है वो आती है नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी। ये भी किसकी आती है? अमीर खुसरो की रचना आती है। तो मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना कि आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल है व्यक्तित्व अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का ये क्या हो जाएगा? परिचय हो जाएगा। क्या नाम है? अमीर खुसरो। मूल नाम क्या होता है? अबुल हसन। और इनका जो जीवन काल है वो क्या रहा है? 1253 से लगाकर 1325 ईस्वी। खुसरो का जन्म कहाँ होता है? पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में होता है। और खुसरो हिंदी साहित्य जगत में पहेली और मुकरियों के कारण ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। खुसरो जी के गुरु कौन होते हैं? निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं। और इन्होंने हिंदी शब्द का अपने काव्य में खुलकर प्रयोग किया होता है। और अमीर खुसरो जो है इन्हें तोता है हिंद की उपाधि से भी पुकारा जाता है। और रचनाएं ध्यान रखना खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजरान हिंदी होता है। और जो हालात कन्हैया इनकी रचना है वो भक्ति परक काव्य होता है। तो ये सारी जानकारी किसके संबंध में है? अमीर खुसरो के बारे में। तो खुसरो का जब व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ेंगे तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको जो बिंदु बताए हैं ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इन सब का संबंध किससे है? खुसरो जी से। अब खुसरो के बारे में आपको क्या पढ़ना है? इनकी कव्वाली, कव्वाली जो ग और फर्स्ट दे रखी है, ग के अंदर इनके अलग अलग जो पार्ट हैं कव्वालियों के, क ख ग करके, तो उसमें जो ग के अंदर पहली कव्वाली है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। इनके गीत हैं अंग 4-13 में, तो जो गीतों के पार्ट हैं 4-13 सिर्फ अपन को वही पढ़ना है। दोहे जो इनके पढ़ने हैं वो च है पृष्ठ संख्या 86 पे, जो 5 दोहे इनके संकलित करने हैं वही हमें पढ़ने हैं। तो ये फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का सेकंड सेमेस्टर है जिसके अंदर हमें पहला अमीर खुसरो पढ़ना, खुसरो के ये जो प्रसंग दे रखे हैं उनका अध्ययन करना है। दोहों के बाद में इनके गोरी लोने जो प्रसंग है, खुसरो रैन है, देख में है, ये जो इनके प्रसंग आते हैं इनके बारे में अपन को विस्तार से चर्चा करनी है। तो पहली जो इकाई है उसमें 2 व्यक्तित्व आपके शामिल होते हैं, एक तो अमीर खुसरो है और दूसरे कौन होते हैं? विद्यापति होते हैं। खुसरो के बाद अब जब विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना है? विद्यापति की पदावलियों का अध्ययन करना है। ध्यान रखें विद्यापति जो हैं, थोड़ा सा इनके बारे में अगर आप देखें तो विद्यापति का जो जीवन काल रहा है वो क्या रहता है? तो विद्यापति मतलब ये जो शीर्षक हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्वों के मैं आपको सामान्य जानकारी मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ। तो विद्यापति का जो जीवन काल है वो रहा है 1352 से लगा के 1448 ईस्वी। तो 1352 से 1448 ईस्वी का जो कालखंड है वो किसका रहा है? विद्यापति का। और विद्यापति जी का जन्म कहाँ होता है? तो मधुबनी नामक जगह होती है, मधुबनी बिहार। और मधुबनी बिहार में इनका जन्म होता है। आप जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य जगत में विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। ये इनकी मधुर रचनाओं के कारण इन्हें क्या संज्ञा प्राप्त होती है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है ना, मैथिल कोकिल। इस नाम से साहित्य जगत में विद्यापति जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। विद्यापति की जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अगर आपने नाम सुने हैं, विद्यापति पदावलियाँ होती हैं। तो विद्यापति की जो पदावलियाँ होती हैं, आपने कीर्तिलता
और कीर्ति पताका, इन रचनाओं के नाम जरूर सुने होंगे। ये विद्यापति की साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त रचनाएं आती हैं। कीर्ति पताका, और इनका जो भाषा है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की, वो तो अपभ्रंश होती है, और विद्यापति की जो पदावलियाँ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं वो मैथिल भाषा में होती है। मात्र विद्यापति ने पदावलियाँ मैथिल में लिखी हैं, बाकी अपभ्रंश में भी इनकी रचनाएं आती है और संस्कृत में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि विद्यापति का जीवन काल 1352 से 1448 होता है। मधुबनी बिहार में इनका जन्म होता है। इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा प्राप्त होती है, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावलियाँ, ये इनकी रचनाएं होती हैं। तो मैथिल भाषा में जो रचित है विद्यापति पदावलियाँ, ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और ये किसके संपादक की पढ़नी है पदावलियाँ? तो आचार्य श्री रामलोचन शरण की पढ़नी। फिर इनकी जो भक्ति परक काव्य आता है वंदना, तो वंदना किसकी है? राधा की वंदना इन्होंने जो की है। श्री कृष्ण का प्रेम, ये प्रेम 35 नंबर के जो दोहे हैं प्रेम प्रसंग है, वो हमें इसके बारे में पढ़ना है। राधा का प्रेम, ये 36 नंबर का प्रसंग जो है वो राधा का प्रेम पढ़ना है। तो राधा की वंदना, कृष्ण का प्रेम और राधा का प्रेम, ये विद्यापति की जो संकलन है, इनका जो काव्य है, इसका हमें अध्ययन करना है। तो ध्यान रखें कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सी बातें अपन को इकाई 1 में पढ़नी है। तो इकाई 1 में हम विद्यापति को पढ़ेंगे, और दूसरा किसको पढ़ेंगे? अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। खुसरो की बातें, जो प्रसंग उन्होंने दे रखे हैं बस वही देखने हैं, और विद्यापति के बारे में जो भक्ति परक काव्य है और पदावलियाँ हैं वो पढ़नी है। अब आ जाइए इकाई 2। इकाई 2 में क्या पढ़ना है? तो इकाई 2 में आपका पहला ही जो व्यक्तित्व आता है वो कौन है? कबीरदास जी। तो इकाई 2 के अंदर हमें कौन पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? कबीरदास जी को। कबीरदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? कबीर ग्रंथावली। और कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता जी ने किया। तो माता प्रसाद गुप्ता जी की जो कबीर ग्रंथावली है, इसका अध्ययन हमें करना है। इसमें से कौन कौन से प्रसंग पढ़ने हैं? तो देखिए, साँच को अंग, धर्म विद्योषण, भेष की अंग, और सदाभाषी भूत को अंग, और सरग्राही को अंग। ये जो अंग दे रखे हैं, इसकी साखी संख्या जो दे रखी है, साखी नंबर 2 और 16, केवल इस अंग में से ये 2 साखियाँ हमें पढ़नी है। फिर इसमें से जो इस अंग में से पहला और 10 नंबर के जो साखियाँ हैं वो पढ़नी है। बेस के अंग में नंबर 2 और 12 नंबर की साखियाँ पढ़नी है, और यहाँ से तीसरी और चौथी साखी, और यहाँ से 34वीं जो साखी दे रखी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली बहुत बड़ा ग्रंथ है कबीरदास जी का। कबीरदास जी भक्तिकालीन व्यक्तित्व हैं, भक्तिकाल की निर्गुण शाखा से आते हैं। निर्गुण के अंदर ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा जो है, उसके प्रतिनिधि कवि कौन होते हैं? कबीरदास। कबीर व्यक्तित्व जो है, जो ध्यान रखें, निर्गुण व्यक्तित्व होते हैं। आत्मा सो परमात्मा के सिद्धांत पे काम करते हैं, और कबीरदास जी ने संसार में जैसा देखा है, जैसा महसूस किया है, उन्हीं बातों को अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट किया है। तो कबीरदास जी के जो अंग अपने पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, जो साखियों की संख्या दे रखी है, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इकाई 2 में कबीरदास जी को पढ़ना है, और संग्रथाई को अंग से नवी साखी पढ़नी है। पद संख्या 64 काहेरी नलिनी पढ़ना है। पद संख्या 66 अब का करूं ये पढ़ना है। और फिर आपको यहाँ पर एक व्यक्तित्व दे रखा है, मंजन कृत मधुमालती। मधुमालती माता प्रसाद गुप्त का जो संकलन है, ये रचना हमें पढ़नी है। मंजन एक साहित्य जगत में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और इनकी रचना मधुमालती काफ़ी फेमस है, प्रसिद्धि प्राप्त है। ये एक तरह का प्रेम प्रसंग है, जिसे हमें विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? सीख वर्णन आता है। सीख वर्णन में केश वर्णन, नासिका वर्णन, अति स्वरूप, अधर वर्णन और त्रिबली वर्णन। अधर का मतलब होठ, होठों के सौंदर्य का वर्णन। केश सज्जा पढ़नी है, नासिका यानी नाक से। तो ये जो सीख वर्णन दे रखे हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर आ जाती है इकाई 3। 3 इकाइयाँ हैं द्वितीय सेमेस्टर में। ध्यान रहे, पहली इकाई में अमीर खुसरो और विद्यापति हैं, दूसरी इकाई में कबीरदास जी हैं, और तीसरी जो इकाई आती है, तीसरी इकाई में हमें किसे पढ़ना है? सूरदास जी को पढ़ना है। सूरदास जी की जो रचना है वो कौन सा है? सुरसागर सार है।
सूरदास जी के हिंदी साहित्य जगत में 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सुर सारावली और सुर सागर। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, जिसमें से हमें कौन सी पढ़ना है कि धीरेन्द्र वर्मा का जो संकलन है कि सुर सागर सार, इसका अध्ययन हमें करना है। सूरदास जी भक्तिकालीन व्यक्तित्व होते हैं और ध्यान रहे सूरदास जी भक्तिकालीन कौन सी काव्यधारा से आते हैं तो सगुण से आते हैं। सगुण के 2 भाग होते हैं, राम कृष्ण धारा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। तो सूरदास जी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि हैं तो ध्यान रहे कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन रहे हैं तो इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी रहे। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालपन, उनके यौवन, किशोरावस्था और के संपूर्ण लीलाओं का जो वर्णन है, बहुत बेहतरीन वर्णन जो मिलता है वो हमें कृष्ण के चमत्कारों का उस सुर सागर में मिलता है। और सुर सागर में सूरदास जी की जो रचना, इसमें वात्सल्य वर्णन भी जो है उसके यथार्थ का उद्घाटन भी ये करते हैं। यहाँ कृष्ण के जन्म से लगाकर के युवावस्था तक के जो चमत्कार हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। और सूरदास जी का कृष्ण के जीवन में बाल्यकाल जो उनका रहा है वो सूरदास जी की रुचि का विषय रहा है। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का जो वर्णन किया वो अलौकिक वर्णन जो है वो हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में 3 इकाइयाँ हैं। तीनों इकाइयों में अपन ने ये बिंदु देख लिए कि कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं। और मोटे मोटे तौर पे 2 प्रसिद्ध जो राइटर हैं उनका मैंने आपको परिचय कराया है। अमीर खुसरो के बारे में ये जानकारी आप जान रखेंगे और दूसरा जो विद्यापति व्यक्तित्व है उनके बारे में सामान्य जानकारी है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हमने हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की है। तो पाठ्यक्रम को आप अच्छे से ध्यान रखिए, फिर इसके एक शीर्षक के वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।